प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट करते हुए इस बैठक की जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की और उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराया। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी का दौरा किया, जहां काशी के लोगों को 1583 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। काशी दौरे में पीएम मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर पीठ थपथपाई और कई बार उनकी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं और कौन से विकास कार्यों की ना करूं। प्रधानमंत्री ने भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी किया और पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री योशिहिदे जब चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो रुद्राक्ष प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे हैं। वहीं जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन करने पर पीएम मोदी को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वाराणसी शहर का जापान के साथ घनिष्ठ संबंध है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी यूपी आ रही हैं और लखनऊ में किसान नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 19 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कोविड संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सत्र के दौरान संसद परिसर में प्रवेश से पहले आरटी-पीसीआर जांच करवाने के लिए कहा जाएगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमेटी की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपी में कानून का राज नहीं है। ऐसी हालत में वहां पर कितने आयोग भेजे जा चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक गुरुवार को खत्म हो गई है। बैठक में इंजीनियरिंग साइट के छोटे छोटे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 से पहले करा दिए जाएंगे। आज हरियाणा और गोवा के नवनियुक्त राज्यपालों ने शपथ ग्रहण किया। हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में राज्यपाल पद की शपथ ली, तो वहीं पणजी में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे पीए श्रीधरन पिल्लई ने गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। सेडिशन लॉ यानी कि राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने का कॉलोनियल कानून बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि अब देश में इस कानून की क्या जरूरत है। अदालत में यह भी कहा गया कि संस्थानों के संचालन के लिए कानून बेहद गंभीर खतरा है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हम उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी का स्वागत करते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका प्रकट की जा रही है और इससे निपटने की तैयारियां भी हो रही हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि तीसरी लहर शुरुआती चरण में आ चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख गेब्रेयेसस के हवाले से संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा संस्करण अब 111 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। कोरोना की तीसरी लहर के संकेत के बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जेएल जयलाल ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को सावधान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस समय कोई भी सामूहिक सभा हमारे देश के लिए विनाशकारी होने वाली है। केंद्र सरकार के गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों को कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए अलर्ट किया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों से अपील भी की है कि जो भी सार्वजनिक स्थान अनलॉक हुए हैं वहां पर गाइडलाइन के पालन की जिम्मेदारी अफसरों को सौंपी जाए और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कमलनाथ दोपहर 12 बजे सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पहुंचे और उनसे चर्चा की। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। दरअसल कमलनाथ की सक्रियता के कारण पंजाब कांग्रेस में चल रहा संकट दूर हो पाया है। निवेश प्रोत्साहन बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कई अहम निर्देश दिए हैं। सीएम ने 2001 से 2018 तक के 55 एमओयू निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही प्लांट के लिए पूंजी निवेश प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति देने सहित प्रभावशील एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने के आदेश दिए। सीएम शिवराज ने आज ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली बिलों की राशि वसूली का काम स्थानीय युवाओं को सौंपा जाए। कुछ जिलों में मॉडल के तौर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। ये जिम्मेदारी ट्रांसफार्मर वॉर सौंपी जा सकती है।
एमपी में 9 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र की अवधि पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मानसून सत्र की अवधि 4 दिन रखी गई है, जो कि नाकाफी है। एक दिन श्रद्धांजलि के तौर पर चला जाएगा, बाकी के 3 दिनों में प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा कैसे होगी। दिग्विजय सिंह की अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था की बात पर दिग्गी ऐसे ही सवाल खड़े करते हैं। वहीं महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा इसे कांग्रेस की देन कहा। गृह मंत्री ने आईटी एक्ट पर कहा कि आतंकी और अवैधानिक गतिविधियों पर आईटी एक्ट काम करेगा। बड़वानी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का कारण बन गया है। प्रेम सिंह की विधानसभा के युवक ने जब योजना का लाभ नहीं मिलने की बात बताई तो मंत्री जी भड़क गए। ये तक कह दिया कि होशियार मत बनो, नहीं तो दूंगा एक। जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने दतिया में मां बगलामुखी के दर्शन कर बनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। सिलावट के साथ भाजपा संगठन के नेता भी दिखाई दिए। साफ नजर आया कि सिंधिया समर्थक नेताओं को बीजेपी कार्यकर्ता आज भी हजम नहीं कर पा रहे। वहीं सिलावट ने बढ़ती महंगाई के सवाल पर कोरोना का मुद्दा पकड़ लिया। ग्वालियर में जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली, लेकिन उनके कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल मंत्री के बाहर आते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और इस दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने महिलाओं के कमर्शियल व्हीकल चलाने की इच्छा जताने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ट्रेनिंग की शुरुआत इंदौर से की गई है। इसके लिए 300 महिलाओं का चयन भी किया गया है। वहीं अगले चरण में झाबुआ और उमरिया में भी महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। रायगढ़ दौरे पर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जिले के आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्कूल का सेटअप जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टेकाम ने कहा कि राज्य सरकार के आत्मानंद स्कूल कंसेप्ट को बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में मेयर और अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने ये जानकारी दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में चुनाव कराना संभव है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इंदौर कांग्रेस में जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए अब सेक्टर और मंडल की संख्या में इजाफा किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी जा सके। गरियाबंद जिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर 5 किलोमीटर पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार को जमकर कूसा। मालगांव से निकले कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष भाव सिंह साहू ने केंद्र पर आमजनों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। पेट्रोल, घरेलू गैस और टैक्स वसूली पर केंद्र सरकार को घेरा भी। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। रायगढ़ में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते हुए शव यात्रा निकाली। वहीं स्टेशन चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय से निकली इस शव यात्रा में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने केशकाल के मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विधायक संतराम नेताम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सफाई कर्मियों ने बताया कि उनकी नियुक्ति साल 2012 से हुई थी, तब उन्हें 2249 रुपए मिलते थे, लेकिन साल 2014-15 में सरकार ने उनका वेतन घटाकर 1500 रुपए कर दिया है। रायगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के मुताबिक जिले में अभी भी 400 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे नेटवर्क नहीं होने से ऑनलाइन क्लास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिले के 46,445 बच्चों के पास ना तो मोबाइल फोन है और ना ही नेटवर्क। सुकमा एसपी ने जिले में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक पत्र लिखा है। एसपी ने लिखा कि कई मिशनरियां जिले में बहला फुसलाकर आदिवासियों को धर्मांतरित कर रही हैं। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार के सुरक्षा में आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहे हैं। वहीं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण नहीं हो रहा। गरियाबंद के देवभोग विकासखंड में 4 शिक्षक बरसों से नदारत हैं। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने जामगांव पहुंचे एसडीएम टोप्पो से इसकी फिर से शिकायत की है। कुम्हड़ई कला, दौराकोटा और खोखसरा मिडिल स्कूल और दहीगांव स्कूल से 4 शिक्षक साल भर से नदारत हैं। बीओ पर शिक्षकों के खिलाफ शिकायत ऊपरी विभाग तक नहीं भेजने का आरोप भी लगा है। पेंड्रा में पहली बार पेट्रोल ने 100 रुपए का आंकड़ा छुआ है, जबकि मध्य प्रदेश सीमा में करीब 20 दिनों से ही पेट्रोल 100 के पार चल रहा है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर पेट्रोल भरवाने वालों की संख्या पर भी नजर आ रहा है, जिसका अंदाजा पेट्रोल पंपों में वाहनों की कमी को देखकर लगाया जा सकता है।
इंदौर में मेट्रो सिटी की तर्ज पर हाईटेक मंडी बनाने की योजना 4 साल से अटकी हुई है। 2 साल पहले छावनी अनाज मंडी को हाईटेक बनाने के लिए जमीन की तलाश शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना और अधिकारियों के तबादले के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इन सब का खामियाजा किसानों और व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और टर्मिनल की क्षमता बढ़ाने का काम अब तेजी से चल रहा है। साल 2022 के अंत तक इसे पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद डुमना एयरपोर्ट पर एयरबेस, बोइंग जैसे बड़े यात्री विमान उतरने लगेंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो पाएंगी। जबलपुर के कटंगी में स्वामी प्रज्ञानंद के आश्रम में संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया। स्वामी प्रज्ञानंद महाराज की भतीजी ऋचा सिंह ने पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर आश्रम में अपना पूरा हक होने का दावा किया है। ऋचा के साथ पहुंचे लोगों ने आश्रम में कब्जा करने को लेकर दावा पेश किया। कई सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका पात्र होने के बाद भी आम जनता लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में जबलपुर जिला प्रशासन प्रक्रिया को आसान बनाने जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी हितग्राहियों की तलाश कर खुद ही उनसे संपर्क करेंगे और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगे। रायपुर में डीजीपी डीएम अवस्थी ने स्पंदन कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस परिवार के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों ने अपनी पारिवारिक समस्याएं बताते हुए ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है, जिस पर डीजीपी ने विचार कर समाधान करने का आश्वासन भी दिया। बेमेतरा में परिवहन के अभाव के कारण सोसाइटी में रखा करोड़ों का धान पानी की वजह से खराब हो गया। वहीं कई सोसाइटियों में धान के सड़ने की वजह से बदबू भी आने लगी है। बता दें कि बारिश हो जाने से समितियों से धान का उठाव करना मुश्किल हो गया है। बिलाईगढ़ के लुकापारा में एसडीओ बजरंग दुबे ने 8 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया और बिशनपुर ग्राम पंचायत को सौंपा है। बता दें कि बिलाईगढ़ जनपद पंचायत ने इस जमीन पर गौठान बनाने का आदेश नरेगा शाखा को दिया है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया था। रायसेन के अलीगंज रेत खदान पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत के 5 ट्रैक्टर पकड़े और 2 ओवरलोड डंपर को पिपरिया रोड से पकड़कर आगे की कार्रवाई की। सभी जब्त वाहनों को बरडी थाने लाया गया है। नक्सलियों के दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी का नया प्रमुख रामकृष्ण रेड्डी को बनाए जाने की खबर है। रामकृष्ण को राजू उर्फ विजय के नाम से भी जाना जाता है। 1988 में नक्सलियों के साथ बस्तर इलाके में सक्रिय होने के बाद उसने कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह के मामले में पुलिस टीम सर्च वारंट के साथ उनके सरकारी आवास पर पहुंची। पुलिस कुछ अपने दस्तावेज और एसीबी ईओडब्ल्यू से मिले प्रिंटेड दस्तावेजों के लिए उनके कंप्यूटर की जांच करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान सीएसपी समेत 4 थानों के टीआई मौके पर मौजूद रहे। इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैक होने के बाद जांच लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच पुलिस की साइबर सेल ने आईपी एड्रेस ट्रैक किया, जो कि पाकिस्तानी हैकर्स का निकला है। आरोपी तक पुलिस तो नहीं पहुंच सकी है, लेकिन वेबसाइट हैक होने के बाद शहर के प्रमुख चौराहों पर सख्तियां जरूर बढ़ाई गई हैं। इंदौर में 70 करोड़ के एमडीएमए ड्रग्स मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। 4 आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने कई दूसरे ड्रग्स पैडलर्स की जानकारी मिली है, जो कि पकड़े गए आरोपियों से संपर्क में थे। इतना ही नहीं, इंदौर से ड्रग्स ले जाकर गोवा और दूसरे राज्यों में बेच रहे थे। जांजगीर के कुर्दा में लाठी से पीटकर एक युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं पटाने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने 28 अक्टूबर 2019 को आशुतोष देवांगन की हत्या कर दी थी। दतिया के गढ़ी बंजारा में आबकारी पुलिस ने कंजर डेरा पर छापेमारी की। इस दौरान 425 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही 8,000 लीटर गुड़लहान को मौके पर नष्ट किया गया। इस मामले में आबकारी पुलिस ने 6 प्रकरण दर्ज किए हैं। बता दें कि आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई कर रहा है। सीहोर के खोंडिया शेतु गांव में ट्रिपल मर्डर से दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नरेंद्र ने अपनी सौतेली मां, मौसी और बहन की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं हत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। खरगोन में आज एक तुलावटी मजदूर ने आर्थिक तंगी के चलते सल्फास की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी सूचना साथियों को मिलने के बाद तुरंत उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका फिलहाल आईसीयू में इलाज जारी है। रतनपुर में कब्र से नाबालिग लड़की का शव गायब होने का मामला सामने आया है। करियापारा में रहने वाली 17 साल की लड़की की 29 मई को मौत हुई थी, जिसे शनिचरी बाजार स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जिसके कब्र से कुछ अवशेष निकाल लिए गए हैं। फिलहाल रतनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन में कोर्ट मैरिज के बाद आए समाज से शादी करना एक युवक युवती को उस वक्त महंगा पड़ गया, जब दोनों विवाह के बाद एसपी ऑफिस में सूचना देने के लिए पहुंचे। वहां युवती के भाइयों ने युवती को जबरन झूमा झटकी की और युवक के साथ भी जमकर मारपीट की। ये पूरी घटना एसपी ऑफिस के ठीक सामने घटित हुई।
खजुराहो के बमीठा थाना क्षेत्र स्थित बीज भंडार में कुछ नकाबपोश आए और दुकानदार और उसके पिता की पिटाई कर दी। हमले में दुकानदार दीपक गुप्ता और उसके पिता बुरी तरह से घायल हुए। वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद बमीठा पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रायपुर में चाकूबाजी और मारपीट के मामले में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। ताजा मामला शक्ति बाजार स्थित फवारा चौक का है, जहां पर 6 से 7 लड़कियों के बीच मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सभी युवतियां एक दूसरे को तमाचा जड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि मारपीट के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। जबलपुर पुलिस ने 65 साल के बुजुर्ग रामदास कठोरिया की अंधी हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 दिन पहले हुई हत्याकांड में मुख्य आरोपी और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 दिन पहले 12 जुलाई को आधारताल थाने में एक महिला ने अपने भाई की हत्या की शिकायत दर्ज करवाई थी। जशपुर में एक सीआरपीएफ जवान को नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया। बैतूल निवासी आरोपी जवान जशपुर में पदस्थ है। जवान ने छात्रा से जान पहचान बढ़ाकर सुनसान जगह पर बुलाकर उसकी आबरू लूटी। घटना के बाद नाबालिग छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्वालियर में एक युवक ने 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात में आरोपी के पिता ने भी उसका साथ दिया। वहीं आरोपी से प्रताड़ित होकर दोनों बहनों ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में 24 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आया। आरोपी ने होटल में ले जाकर डॉक्टर के साथ पहले ज्यादती की और इस दौरान वीडियो भी बनाया और फिर वायरल करने की धमकी दी, लेकिन 1.5 साल बाद ब्लैकमेल कर अब तक 3 लाख रुपए ले चुका है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। जशपुर में एक युवक ने अपने पुरुष दोस्त के खिलाफ जबरन शादी करने और अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया। इस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल 3 साल पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। इसके बाद आरोपी ने जुलाई 2018 में पीड़ित के साथ शादी कर ली और अपने घर में बंधक बनाकर 3 साल तक उसका शोषण करता रहा। भिलाई के नेवई में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर पिंकी राय और उसके भाई शशिकांत राय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों निगरानीशुदा बदमाश हैं, जिन पर जिले के कई थानों में 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दुर्ग एसपी ने दोनों पर जिला बदल की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा। बलरामपुर में रामानुजगंज पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर लोगों से पैसा ऐंठने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से ड्रेस जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर में स्वच्छता निरीक्षक को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। स्वच्छता निरीक्षक ने निगम के सफाई कर्मचारी से 2 महीने का वेतन निकलवाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ग्वालियर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आबकारी विभाग से रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी के साथ एक ठेकेदार ने फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की। वहीं ठेकेदार ने खुद का फ्लैट बताकर उससे 20 लाख रुपए हड़प लिए। महिला को बाद में पता चला कि वो फ्लैट किसी और का है, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस से की। वहीं पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कोटिया गांव के नवल किशोर कुर्रे ने आरोपियों ने जल विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 2,60,000 रुपए लिए थे, लेकिन नौकरी नहीं लगने और रुपए वापस नहीं करने पर फरियादी ने थाने में इसकी शिकायत की। गोबरा नवापारा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से चोरी की 4 बाइक भी बरामद की गई। दरअसल पुलिस को लगातार बाइक चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद मुखबिर तंत्र सक्रिय कर पुलिस ने राजा सतनामी और हेमंत उर्फ लल्ला साहू को हिरासत में लिया। वहीं पूछताछ में दोनों चोरी की बात कबूल कर चुके हैं। बसना थाना क्षेत्र में एक गोदाम से घासनाशक दवाइयां चोरी करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनसे दवाई भी बरामद कर ली गई है। पूछताछ में आरोपियों ने एक और चोरी का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जशपुर जिले में पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभियान चलाकर पुलिस नाबालिग चालकों पर कार्रवाई के साथ साथ उनके परिजनों को भी समझाइश दे रही है। यातायात प्रभारी सौरभ चंद्राकर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर यह चालानी कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में मुंगेली नाका के पास चाकू की नोक पर बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर युवक को बरामद कर लिया। हालांकि अपहरणकर्ता फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मामले में अपहरणकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन और साउथ तुकोगंज रहने वाले 13 साल की लड़की और 17 साल के लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट एमजीआई थाने में की गई। शहर में दोनों के गुम होने की सूचना तेजी से फैल रही है। दोनों प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। मंदसौर में बारिश नहीं होने से खेतों में बोई गई फसल अब सूख चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को दोबारा बोनी करनी पड़ रही है। किसान रामलाल ने बताया कि उसने अपने 5 बीघा खेत में सोयाबीन के बीज बोए थे, लेकिन बारिश नहीं होने से आधे बीज ही अंकुरित हो पाए।
तिल्दा के सगुने में लगभग पूरा गांव डायरिया की चपेट में है। गांव में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज जारी है। वहीं बीएमओ के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद भी डायरिया का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल बीमारी का कारण माने जा रहे पानी और प्रसाद के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इंदौर में भी जमकर हाहाकार मचा हुआ था। वहीं जिला प्रशासन अब तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है। 40 से ज्यादा चयनित निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड और बेहतर सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं निगरानी के लिए अधिकारियों और डॉक्टरों की संयुक्त समिति गठित की गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बस्तर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल जिले में अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। इसके बाद भी लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर प्रशासन ने बैठक लेकर अधिकारियों को गाइडलाइन का पालन करवाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देश में जनजातीय समाज के बीच कोविड टीकाकरण के लिए जीवन जीविका और जागरूकता कार्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, फग्गन सिंह, मंत्री रेणुका सिंह शामिल रहे। वहीं अभियान मंडला और बस्तर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे।